बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत के पत्ते बाय निमरा अहमद, किस्त नंबर 46। उनके लिए तो फजर की ताज़ा ठंडी हवा हर सू चल रही थी। इन गुजरे दो दिनों में जब वो उसके साथ नहीं थी, उसे बहुत सी बातों का ख्याल आया था जो वो उससे अस्पताल में नहीं पूछ सकती थी। मालूम नहीं ये सवाल हमें तब क्यों याद आते हैं जब मसूल हमारे साथ नहीं होता। एक बात पूछूं? चंद लम्हे गुजरे, उसने फिर सिलसिला कलाम जोड़ा। बहारें अब सर झुकाए अपने गुलाबी पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। गुब्बारा अब उसे फूलकर ऐन उनके सरों के पे टोकरी के ऊपर बिल्कुल सीधे आसमान की जानिब रुख किए खड़ा हो चुका था। ऐलान करने वाला अब उनको सफ़र के मज़ीद तफसीलात समझा रहा था जिसमें उसे कोई दिलचस्पी ना थी। तुमने रोहेल से पैसे क्यों मंगवाए थे? अब तक वही उसे वजाहतें देती आई थी और अब जहान की बारी थी। कुछ अकाउंट्स का मसला था, निकलवा नहीं सकता था, सो रोहेल से लिए फिर वापस भी भिजवा दिए थे। एक और बात बताओ, क्या तुम्हें वाकई मेरा पर्दा करना बुरा लगता है? मैंने कब कहा कि बुरा लगता है? वो दोनों धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। गुब्बारा गर्म हवा से भर चुका था, इतना ज़्यादा कि अब वो ज़ोर लगाकर टोकरी को हवा में उड़ाने लगा था। जैसे ही टोकरी ऊपर उठी, अंदर बैठे सियाहों में शोर सा मच गया, जोश, खुशी, चहक। मगर बहारे गुल अभी तक अपने बैग में कोई ऐसी शय तलाश कर रही थी जो वो ढूंढना ही नहीं चाहती थी। मैंने तो यूं ही एक बात पूछी थी। अगर मुझे पता होता कि इरम सुन रही है तो मैं ऐसा कभी ना करता। और तुमने मुझे बर्गर किंग में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें पाशा बेग के साथ देख लूँ। हाँ, मगर मैं चाहता था कि तुम मेरा मसला समझो, ना कि मुझे बुरा समझो। मगर तुम किसी को जहन्नुम में भेजते हुए कहाँ किसी की सुनती हो। वो सन ग्लासेस को उतारकर सामने गिरेबान में अटकाते हुए बोला था। हया ने खफगी से सर झटका। बस एक बात पकड़ ली थी उसने, अब सारी जिंदगी दोहराता रहेगा। बेशक। टोकरी अब हवा में 4-5 फुट ऊपर उठ गई थी। पायलट अपने प्रोग्राम के मुताबिक अभी कम ऊंचाई पे फिजा में बैलून गोया तैरा रहा था। फिर काफ़ी देर बाद उसने आहिस्ता बैलून ऊपर उठाना शुरू किया। बहारे गुल, वो अब सर्द लहजे में पुकारता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बहारे ने सर उठाया, फिर थूक निकला। क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने क्या किया? वो मुंह बसूरते बोली। तुम हया के साथ क्यों आई हो? मैं और हया कप्पादोक्या देखने आए हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि तुम इधर हो। क्या तुम हमारे लिए इधर आए हो? कहकर उसने ताइदी निगाहों से हया को देखा। हया ने इस बात में सर हिलाया। सुबह ही उसने बहारे को ये बयान रटवाया था। तुम हमेशा मेरे लिए मसले खड़े करती हो। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी बहन कितनी परेशान है? बरहमी से उसे झिड़कता अब वो जहान नहीं अब्दुल रहमान लग रहा था, या फिर तुर्की में पहले दिनों का जहान। अगर तुमने मुझे डांटा तो मैं टोकरी से नीचे कूद जाऊंगी, वो नाराज़ी से एकदम बोली। हया का गोया सांस ही रुक गया। बहारे, उसने उसे मना करना चाहा, मगर ये तो बहुत अच्छा होगा, शाबाश कूदो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो टेक लगाकर बैठा और कलाई पे बंधी घड़ी देखी। बहारे खफा खफा सी खड़ी हुई और टोकरी के मेज़ पे दोनों हाथ रखकर नीचे झाँका, फिर मुड़कर उन दोनों को देखा। जहान, मत करो। उसका दिल कांप उठा था। वो उठने लगी, मगर जहान ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम दरमियान में मत बोलो। हाँ तो बहारे खानम, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी कूदो, मेरा वक्त ना ज़ाय करो। उनकी तरफ दूसरे सयाह कतन मुतवज्जा ना थे। वो अपनी तस्वीर में मशगूल थे। बहारे मुंडेर पे हाथ रखे झुकी, ज़मीन को देखा जो 6-7 फुट दूर थी, और फिर एकदम धप से आकर वापस बैठ गई। आयशा गुल कहती है खुदकुशी हराम है। मुंह फुलाए वो खफा खफा सी बोली। हया की अटकी सांस बहाल हुई। ये छोटी बिल्ली भी ना। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। जहान ने सर झटका और गर्दन फेरकर टोकरी से बाहर देखने लगा। कप्पादोक्या की चांद सी सरजमीन दिखाई दे रही थी। पहाड़, मैदान, अजीबोगरीब साख्त के नमूने, जिनका बयान अल्फाज में नामुमकिन है। गुब्बारा अब दरख्तों की एक कतार के साथ फिजा में तैर रहा था। दरख्तों के सिरे
और टोकरी की मुंडेर बराबर सतह पे थे। वो खुबानी के दरख्त थे, फलों के बोझ से लदी शाखें और उनकी रसीली महक। क्या हम ये तोड़ सकते हैं? छोटी बिल्ली को अपनी सारी नाराज़गी भूल गई। नहीं, हया ने कतत से नफ़ी में सर हिलाया। हाँ, जहान कहते हुए खड़ा हुआ और मुंडेर पे झुककर करीब से गुजरते दरख्त की एक टहनी को हाथ बढ़ाकर पकड़ा। ये मेहमान नवाजी के दरख्त है और इधर बैलून इसलिए उड़ाया जा रहा है ताकि तुम इनको तोड़ सको। हैरान सी हया को वजाहत देते हुए उसने एक खुबानी खींचकर तोड़ी। फल शाख से अलग हुआ तो शाख फिजा में झूल कर रह गई। गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हवा में तैरता रहा। दुनिया जैसे ट्रांसफॉर्म होकर हैरी पॉटर की किताबों में जा पहुंची थी। क्या तुम खाओगी? उसने पूछा, मगर इनकार सुनकर उसने फल बहारे को थमा दिया। उसने अपने पर्स से पहले रुमाल निकाला, उससे खुबानी अच्छी तरह रगड़कर साफ की, फिर खाने लगी। आशे गुल की बहन, तुम्हें किसने बताया रोहिल के वलीमा का? उसे अचानक याद आया। धीरेन क्यू के ज़ेरे ज़मीन शहर में जहान ने जिक्र किया था। जब तुम उससे फ़ोन पे बात कर रही थी तो मैं वहीं था। मेरा ख्याल है कि वो वापस आ चुका है अपनी बीवी को लेकर। उसने आबरू सवाले अंदाज में उठाई। हया ने उसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया। उसकी आंख के करीब लगा निशान देख कर ही तकलीफ होती थी। हम रोहिल के वलीमे तक वापस पहुंच जाएंगे ना जहान? हाँ श्योर, बस 2 दिन मज़ीद लगेंगे कप्पादोकिया में, फिर मुझे यहाँ से जाना है। गुब्बारा अपने पंजों में टोकरी को उठाए अब ऊपर उठता जा रहा था। दूर सुबह की सफ़ेदी आसमान पे पिघलने लगी थी। दरख्त नीचे रह गए थे। फिर कहाँ जाओगे? यहाँ से अनकरा, वहाँ से एक काम है, फिर वहाँ से एक छोटा सा गांव है तुर्की के बॉर्डर पे, उधर जाना है, फिर उधर से शाम। तो अनकरा से डायरेक्ट शाम चले जाओ। अनकरा और शाम का बॉर्डर नहीं मिलता है या? बॉर्डर से क्यों जाओगे? एयरपोर्ट से चले जाओ। अपने तय उसने अच्छा खासा मशवरा दिया था। जहान ने गर्दन मोड़कर तासुब भरी निगाह से उसे देखा था। मादाम, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखाना होता है और मैं इधर इल्लीगल हूँ। बॉर्डर क्रॉस करके आया था रात में, ऐसे ही वापस जाऊँगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर दौड़ी। तुम गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके जाओगे? उसने दबी आवाज़ में दोहराया। वो दोनों अपनी ज़बान में बातें कर रहे थे। मुझे कानून की पासदारी पे कोई लेक्चर मत देना। मुझे इस तरह वापस जाना है। शाम के लिए तुर्कों का वीज़ा दरकार नहीं होता, मगर पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, फिर कब जाना है? अभी नहीं, कल बताऊंगा। दूर नीचे ज़मीन बहुत छोटी नज़र आ रही थी। वो अब फेरी चिमनीज़ के ऊपर से उड़ रहे थे। फेरी चिमनी या परी बिजलारी एक कुदरती शाख्त थी जो लावा सूखने के बाद उस सरजमीन पे तश्कील पा गई थी। काफ़ी फासले पे ऊंचे ऊंचे सतून खड़े थे जिनके सरों पे टोपियां थीं, बिल्कुल जैसे मशरूम होते हैं। बस उन खंभियों की डंडियां बहुत ऊंची थी। मतलब हम बॉर्डर तक साथ जाएंगे? हया, हम अनकरा तक साथ गए, ये बहुत है। अब तुम अब इधर आकर क्या करोगी? वो जैसे उकता गया। हमारी बात तुर्की तक हुई थी। डील होती है, बस हम बॉर्डर तक साथ है। वैसे तुम तो सिर्फ कप्पादोकिया देखने आई थी, नहीं? उसके अंदाज पे हया का दिल चाहा कि वो कह दे, नहीं हरगिज़ नहीं, मगर अना हर दफ़ा आड़े आ जाती थी। हाँ, अब और तुम्हारी वजह से मैं ज़्यादा दिन कप्पादोकिया में रह भी नहीं पाऊंगी, इसलिए इसे मेरा एहसान गर्दानना। वो बेनियाजी से शाने उचका के बोली। हाँ, मैंने यकीन कर लिया। वैसे ये जगह देखकर बताओ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? इस्लामाबाद, ऑफ कोर्स। वो मुस्कुराकर बोली। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? बहारे यकीनन उन दोनों से बोर होकर पनार को मिस करने लगी थी। इंसान का अज़ल से अबद तक का मसला। उसे अपनी तारीफ़ करने वाले हमेशा से ही अच्छे लगते हैं। मैं आता हूँ तुम्हारे पास। फिर वो हया की तरफ मुड़ा। उसे कुछ मत बताना, गलती से भी नहीं। फिक्र न करो, मुझे राज रखने आते हैं। जहान ने एक नज़र उसको देखते हुए ताइदी अंदाज में सर हिलाया। वो एक नज़र बहुत अपनी अपनी सी थी, जैसे वो दोनों शरीके राज थे, अपने थे। राजों की अपनायत उसे बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें लगता है मैं बहुत कम अकल हूँ? वो उसी खुशगवार मूड में कहने लगी। और तुम्हें ये भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं सकती? मगर यू नो व्हाट जहान, तुम ये बात मानना ही नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकती है।
रवानी में तुम्हारी बीवी कब उसके लबों से निकला उसे पता ही नहीं चला। जहान इस सारे में पहली दफ़ा मुस्कुराया था। मेरी बीवी जितनी भी स्मार्ट हो मुझसे 2 कदम पीछे ही रहेगी। वैसे आपका पाँव कैसा है? मेरे पाँव को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक तो है, उसने शाने उचक कर कहा। उसका पाँव इतना ही दर्द करता था जितना पहले दिन कर रहा था, मगर वो जाहिर होने दे ये नहीं हो सकता था। जहान ने मुस्कुराकर सर झटका और उठकर बहारे के साथ खाली जगह पे जा बैठा। जहान, उसे मत डांटना, मैं उसे लेकर आई हूँ। और फिर हया, तुम्हें मालूम है कि तुम कब बहुत अच्छी लगती हो? वो जो बोले जा रही थी एकदम रुकी, आंखें जरा सी हैरत से फैली। कब? जब तुम खामोश रहती हो। हया के होंठ भीज गए। वो चेहरा मोड़कर खामोशी से टोकरी के पार देखने लगी। वो दोनों अब धीमी आवाज में अपनी जबान में बातें कर रहे थे। बैलून अब बिजलारी के ऐन ऊपर हवा में किसी कश्ती की तरह तैर रहा था। रात का खाना उन्होंने आशियाना के कालीनों वाले डाइनिंग रूम में खाया। जहान सुबह साइड से ही वापस हो गया था। उसे मौहूम सी उम्मीद थी कि वो खाने के बाद कहीं समझदार हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसका दिल किसी पेंडुलम की तरह उम्मीद और नाउम्मीद के दरमियान घूमता रहा, यहाँ तक कि उसने खुद को समझाया कि वो सारा दिन उनके साथ नहीं रह सकता, उसके अपने भी काम हैं। आशा में आज दो तीन मज़ीद फैमिलीज़ आई हुई थी। फिर भी मौलूद बे और मिसेस सोना उनका पहले दिन जितना ख्याल रख रहे थे। रात में वो सोई और सुबह फजर के लिए उठी, नमाज पढ़कर दोबारा सो गई। 2-3 घंटे बाद दस्तक से आँख खुली। आबला आबला फातह पुकार रहा था। एक तो ये आबला का ज़बरदस्ती का भाई भी ना आराम नहीं करने देगा। वो जब तक कुलसती हुए दरवाजे तक आई वो जा चुका था। दरवाजे की दर्ज से अलबत्ता उसने एक छोटा सा लिफाफा डाल दिया था। उसने झुककर लिफाफा उठाया, उसे खोला, उसके अंदर रखा सफ़ेद मोटा कागज़ निकाला और ये लिखाई जो वो हमेशा पहचान सकती थी। Rejoining at 2 PM. I hope ladies are. सतर पढ़कर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। यानी वो 2 बजे मिल रहे हैं। किधर? जगह उसने नहीं लिखी थी, मगर वो समझ गई थी कि वो उनके पास आएगा, फिर वो इकट्ठे कहीं जाएंगे। बाद में जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो गुलाबों के बुके भी वहाँ पड़ा था, जो फातह ने लिफाफे के साथ ही रखा होगा। वो उनको भी अंदर ले आई और सफ़े के साथ मेज़ के गुलदान में सजा दिया। गुलाब की ताज़ा दिलफरेब महक दुनिया की सबसे खूबसूरत महक होती है। बचपन में उसे गुलाब की पत्तियाँ खाने का बहुत शौक़ था। वो ना मीठी होती ना नमकीन, बस कोई अलग सा जायका था। अभी वो ये हरकत करने का सोच भी नहीं सकती थी। बहारे उठ जाती और उसे देख लेती तो कितनी शर्मिंदगी होती। बहारे ने नाश्ते के बाद वो फूल देखे। ये कहाँ से आए हैं? अब्दुल रहमान ने भिजवाए हैं। वो बिस्तर समेट रही थी। कितने प्यारे हैं हया। बहारे ज़रा रुक कर बोली, हया तुमने कभी गुलाब की पत्तियाँ खाई है? वो जब बेड कवर तय कर रही थी पलटकर उसे देखा। तुम्हें लगता है कि मुझ जैसी डिसेंट लड़की ऐसा कर सकती है? सच बोलने का मूड नहीं था और झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी, सो उल्टा सवाल कर लिया। 1:30 बजे वह तैयार होकर सोफे पर बैठी थी। इंतज़ार इस दुनिया की सबसे तकलीफदेह शय है। बार बार घड़ी को देखना, जाने कब आएगा वो। उसने फिर से उसका खत निकाल कर पढ़ा। 2 बजे का ही लिखा था उसने। वो कागज़ वापस डालने लगी, फिर ठहर गई। यूँ तो वो आम सी सतर थी, मगर कुछ था उस सतर में जो गलत था। बहारे उसके कंधे के ऊपर से झाँक कर पढ़ने लगी। हाँ, ये उसी ने लिखा है, ये उसी की लिखाई है। देखो, हर वर्ड का पहला हर्फ बड़ा लिखा है। जो चीज़ उसे उलझा रही थी, बहारे ने उसकी निशानदेही कर दी। वो ज़रा सी चौंकी। हाँ, मगर क्यों? जब उसने मुझे सियारों के नाम सिखाए थे तो ऐसे ही लिखा था। दिखाऊं तुम्हें? वो चिट से अपना गुलाबी पर्स निठा लाई और अंदर से एक गुलाबी डायरी निकाली। फिर खोलकर एक सफ़ा हया के सामने किया। उस पर लिखा था, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज़्ज़ास। ये क्या है? उसने अचंभे से वो इबारत पढ़ी। हर लफ्ज़ का पहला हरूफ बड़ा था। देखो, हर बड़े हरूफ से सियारे का नाम बनता है। माही के एम से मरकरी, वेरी के वी से विनस, ई से इर्ता, और इस तरह ये फ़िक्रा याद करने से मुझे सियारों की तरतीब याद हो गई। सुनाऊं? नहीं, मुझे ये देखने दो। उसने जल्दी से एक कलम उठाया और जहान के उस फ़िक्रे के हर बड़े हरूफ को नीचे उतारा। इससे भी कोई दूसरा फ़िक्रा बनेगा शायद। अल्फाज उसके लबों में रह गए। वो 6 हरूफ एक साथ लिखे हुए उसके सामने थे।
IHLARA، اہلارا۔ اس نے بھی یقینی سے دہرا کر بہارے کو دیکھا۔ اہلارا؟ بہارے گل بے چینی۔ اللہ اللہ! قریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا پرس اور عبایا اٹھایا، پھر گھڑی دیکھی۔ 2 بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ وادی اہلارا کا نام اہلارا گاؤں کے نام پہ تھا، جو اس وادی کے قریب واقع تھا۔ یہ وادی یوں تھی کہ 2 دیو ہیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل ہی تھا۔ اطراف میں پہاڑ تھے۔ یہ درمیان کی وادی اہلارا وادی تھی۔ سیاح اکثر کپادوکیا میں عشق وادی، لو ویلی، گل شہر، روز ویلی اور اہلارا ویلی وغیرہ میں ٹریننگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اہلارا کا ٹریک یہ تھا کہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جانا تھا۔ اصل ٹریک 16 کلومیٹر لمبا تھا، مگر 2 شارٹ کٹ بھی بنے تھے، ایک 7 کلومیٹر جبکہ دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا تھا۔ یہ اس کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے بعد وہ بہت زیادہ پیدل نہیں چل سکتا ہوگا، اس لیے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دہانے پہ مل جائے گا۔ مولود بے نے انہیں وہیں ڈراپ کر دیا تھا۔ 2 کب کے بج چکے تھے اور ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان سے پہلے کا پہنچ چکا تھا۔ سیاحوں کی چہل پہل میں بھی دور سے حیا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا، سر پہ پی کیپ، کندھے پہ بیگ اور گلاسز سامنے گرے شرٹ پہ اٹکے ہوئے، وہ انہی کو دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے چلتی بہارے کا ہاتھ تھامے اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے جہان پہ غصہ تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانوں کی زبان میں بتا دیتا کہ اہلارا ویلی آ جاؤ؟ اگر جو وہ یہ کوڈ نہ جان سکتی، اگر جو نہ مل سکتی تب؟ لیکن تب بھی وہ اسی پہ ملبہ ڈال دیتا۔ آخر وہ اس جیسی اسمارٹ تھوڑی تھی۔ وہ دونوں اس کے قریب آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب 1:55 ہوتا ہے، اور اب ٹائم دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے سرزنش کر رہا تھا۔ کاش اس کی یہ لغت کتابی شکل میں ہوتی تو وہ اسے اٹھا کر اچھا پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ خیر اب تو میں نے اتنا وقت ضائع کر لیا ہے، اب چلتے ہیں۔ ہاتھ سے درختوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی چل پڑا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں؟ بہارے نے احتجاجاً اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ سوری، تم کیسی ہو؟ بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا۔ بہارے بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانے کے بارے میں بتانے لگی، جہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی پناہ رہتی ہے۔ اچھا ہاں، حیا؟ اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک دم حیا کو پکارا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پہ جانا ہے؟ میں نے تو صبح ہی بتا دیا تھا۔ میری سمجھ میں اب آیا، یو ایڈیٹ! ہاں تو؟ اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ ذرا خفگی سے کہتے ہوئے اس نے حیا کے جوتوں کو دیکھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظر جھکائی اور ایک کرہ اس کے لبوں سے نکلتی رہ گئی۔ اللہ اللہ! وہ جلدی میں وہی سرخ ہیل پہن آئی تھی۔ ہاں، میں ان جوتوں میں 2 گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں، اور ڈی جے نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی چیز انسان کو نہیں ہرا سکتی جب تک وہ ہار نہ مانے۔ شور، تمہارا پاؤں؟ ٹھیک ہے میرا پاؤں، چلو اب، وہ اکتا کر بولی۔ وہ اکتا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ بہارے نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ دیا۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں اطراف خشک اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کے پاؤں جواب دینے لگا تھا۔ وہ موج جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی، شاید موج سے بڑھ کر تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے کہا، ذرا رک جاتے ہیں۔ بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی تھی۔ وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھتے اوپر آ گئے۔ بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دے کر چرچ کی تصاویر بنانے بھیج دیا اور وہ خود سیڑھیوں کے دہانے پہ اوپر نیچے بیٹھ گئے۔ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ وہ نیچے گہری وادی دریا اور چٹانیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوستانہ انداز پہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یوں ہی، حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ
बॉर्डर तक भी ले जा रहा हूँ, मगर तुम हमेशा खफा रहती हो। कहने के साथ उसने कंधे से अपना बैग उतारा और अंदर से एक तयशुदा कागज़ निकाला। नहीं, मैं खफा नहीं हूँ, और तुम्हारा प्रोग्राम। उसने उस नक्शे को खोलकर दोनों दरमियान में फैलाते देख कर बात अधूरी छोड़ दी। देखो, ये कप्पादोकिया है, जहाँ हम हैं। उसने नक्शे पे एक जगह उंगली रखी। हया ने इस बात में सर हिलाया। उस पल वादी अहलारा पे हर सू छाया सी तन गई थी। ठंडा मीठा सा मौसम और नीचे बहते दरिया का शोर। ये रहा तुर्की और शाम का बॉर्डर। उसने बॉर्डर की मोटी लकीर को उंगली से छूकर बताया। यहाँ तुर्की का छोटा सा कस्बा है, किलीस नाम का। हमें किलीस जाना है। वहाँ से ये बॉर्डर क्रॉस करके मैं उधर शाम के शहर एलिपो चला जाऊँगा। किलीस से बॉर्डर करीबन 3 किलोमीटर दूर है। मंगल की रात ठीक 2:30 बजे मुझे ये बॉर्डर क्रॉस करना है। वहाँ से तुम वापस चली जाओगी और फिर मैं खुद ही पाकिस्तान आ जाऊँगा। अल्लाह अल्लाह, वो इतनी खतरनाक बातें कितने आराम से कर लेता था। क्या बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान होगा? वो मुतज़ब्ज़ब थी। दिल को अजीब से वहाँ में सताने लगे। हया, तुर्की और शाम का बॉर्डर आसान तरीन बॉर्डर है। ये 900 किलोमीटर लंबा है। अब क्या सारे 900 किलोमीटर पे ये पहरा लगा सकते हैं बॉर्डर फोर्स वाले? नहीं ना। सो यहाँ सिर्फ खारदार तारे हैं जिनमें बहुत से सुराख है। हर रात कितने ही लोग इस बॉर्डर के पूरे अहल हयाल समेत क्रॉस कर लेते हैं। वो बहुत बेनियाज से अंदाज में नक्शा लपेटते बता रहा था। हया ने अचंभे से उसे देखा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ती? वो सिर्फ उनको पकड़ती हैं जो खुद चाहे। अगर हम ना पकड़े जाना चाहे तो फोर्स हमें नहीं पकड़ सकती। मगर जहान, मैंने तो सुना है कि उस बॉर्डर पे बावर्दी सुरंगें होती हैं। मगर जहान, मैंने तो सुना है कि उस बॉर्डर पे बारूदी सुरंगें होती हैं जो पाँव पड़ने पे फट सकती हैं। वो जितनी परेशान हो रही थी, वो इतना ही पुरसुकून था। ओह, मुझे पता है कौन सी सुरंग कहाँ है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे। फिर उसने गर्दन उठाकर सूरज को देखा। मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। वो उठ खड़ी हुई। जहान ने उसके सुर्ख जूतों को देखा। जब तुम वज़ू करने के लिए ये जूते उतारोगी तो मैं इन्हें दरिया में फेंक दूंगा। हया ने मुस्कुराकर उसे देखा। तो मैं इन्हें उतारूंगी ही नहीं। मेरा दीन बहुत आसान है। वो नीचे उतरी और दरिया से वज़ू करके साफ जूतों को फिर से साफ करके उन्हीं में नमाज पढ़ी। जब वो वापस आई तो जहान और बहारे चर्च के दाखिली दरवाजे के पास आमने सामने खड़े थे। तुम्हारी आदत नहीं गई छुपकर बातें सुनने की? तुम क्यों कर रही थी ऐसा? वो गुस्से से उसे कह रहा था। सर झुकाए खड़ी बहारे ने मिनमिनाना चाहा। मैंने कुछ नहीं सुना, बस थोड़ा सा खुद ब खुद। मैं तुम्हारा खुद ब खुद अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? तभी जहान ने हया को देखा तो सर झटक कर उस तक आया। क्या वह हमारी बातें सुन रही थी? हया ने ताज्जुब से उसे देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसने कुछ खास सुना हो। बहरहाल मैं उसे खबरदार कर रहा था। तुम परेशान मत हो। अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो समझ में कहाँ आया होगा। जहान ने खामोश नज़रों से उसे देखा और नफ़ी में सर हिलाया। वो अपनी बहन की जासूस है। एक एक बात उधर बताएगी। उस पर नज़र रखना। ये किसी को फ़ोन ना करे। उसका फ़ोन तो आशाने में पड़ा था, चार्ज पे लगा था। तुम फिक्र ना करो, वापस जाकर मैं फ़ोन ही ले लूँगी। जहान कुछ कहे बिना सीढ़ियाँ उतरने लगा। जाने पीछे मुड़कर बहारे को देखा, फिर आने का हया ने पीछे मुड़कर बहारे को देखा, फिर आने का इशारा किया। वो खामोशी से सर झुकाए अपना गुलाबी पर्स मजबूती से पकड़े उनके पीछे चलने लगी। उसका फ़ोन उसके गुलाबी पर्स के अंदरूनी खाने में रखा था। आने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी सिलाइयों को महारत से चलाती स्वेटर बुन रही थी। ऊन का गोला लुढ़क कर उनके कदमों के करीब गिरा पड़ा था। आयशे गुल उनसे फासले पे बड़े सोफे के एक कोने पे टिकी ऊन के गोले को देख रही थी। उसकी निगाहें धागे पे जमी थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। जिंदगी अब ऊन के गोले की सी लगती थी। कोई उसे कब बुन दे, कब उधेड़ दे। सिलाइयाँ उसके हाथ में तो थी ही नहीं। आयशे, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आने के पुकारने पे वो चौंकी। गोद में रखा मोबाइल कब से बज रहा था।
उसने नंबर देखा और फिर एक मासूम सी मुस्कान ने उसके लबों को छू लिया। बहारे नंबर पे लिखा नाम देखकर उसने प्यार से आने को बताया और सब्ज बटन को दबाकर फ़ोन कान से लगाया। सलामुन अलैकुम, उसने मुस्कुराकर सलाम किया था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुर्की वाले कैसे हैं? उसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई थी। आंखों में तमानियत के सारे रंग उतर आए थे। हाँ बताओ, क्या हुआ? उसके अल्फाज सुनकर आने ने बेइख्तियार सलाइयाँ चलाते हाथ रोककर उसे देखा। उसी पर आयशा सीधी होकर बैठी, उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का? उसने आहिस्ता से दोहराया था। आने फासले पर बैठी थी, उन्हें सुनाई नहीं दिया था, मगर उन्होंने सवालिया निगाहों से देखा जरूर था। वो उनको यूं देखते पाकर जबरदस्ती मुस्कुराई थी, फिर माजूरत खाना नजर से गोया इजाज़त तलब करती उठकर किचन में आ गई। आने ने जरा हैरत से उसे गर्दन मोड़कर देखा। वो किचन के खुले दरवाजे से काउंटर के पीछे खड़ी फ़ोन पे बात करती नजर आ रही थी। आने वापस सिलाइयों की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। हाँ कहो, फिर मैं सुन रही हूँ। काउंटर पे कोहनी रखकर झुके खड़ी आयशा ने एक मोहतात नज़र बाहर लाउंज में खड़ी खिड़की के नज़दीक बैठी आने पे डाली। वो अब उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई आसपास है? उसने रुककर सुना, फिर इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मुझे सारी बात समझाओ अब। उसने फिर अधखुले दरवाजे से झाँका। आने अपनी बुनाई में मसरूफ़ थी। क्या? एक मिनट, केलिस के किस तरफ है वो बॉर्डर? वो तेज़ी से फ्रिज की जानिब बढ़ी और उसके दरवाजे से नज़ब होल्डर से पेन निकाला और साथ ही आवेज़ा नोट पैड के ऊपरी सफ़े पे तेज़ी से लिखने लगी। मंगल की रात, यानी पीर और मंगल की दरमियानी रात, 2 से 3 बजे वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करेगा। अच्छा, और? वो रवानी से चंद अल्फाज घसीटने लगी थी। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, ओके। उसने पेन वापस होल्डर में रखा और नोट पैड का सफ़ा फाड़कर तय करके मुट्ठी में दबा लिया। अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? कोई आ गया है? अच्छा तुम फ़ोन रखो, हम बाद में बात करते हैं। मरहबा। उसका मरहबा अदा होने से पहले ही फ़ोन बंद हो गया था। उसने एक नज़र मोबाइल को देखा और फिर चंद गहरे गहरे सांस लेकर अपने हवास बहाल किए। दिल अभी तक यूं ही धड़क रहा था। राज भी एक बोझ होते हैं जिन्हें सहारने के लिए बहुत मजबूत आसाब होने चाहिए। उसने हाथ में तयशुदा कागज़ पर निगाह दौड़ाई। उस मालूमात के साथ उसे क्या करना चाहिए? तुर्की का तुम पे फ़र्ज़ है आयशे। अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि एक मुजरिम, तुर्की का एक कौमी मुजरिम, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर रहा हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उसने अपने दिल से पूछना चाहा। अजीब सा हिजान और तजज्जुब हर जगह गालिब था। तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सके। मगर नहीं, आयशा गुल ये सब कैसे करेगी? आयशा गुल तो कभी भी कुछ नहीं कर सकती। इस नहज पे वो एकदम चौंकी। आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। अब्दुल रहमान उसे हमेशा कहा करता था, ये उसका पसंदीदा जुमला। मगर इस वक्त ये फिक्रा किसी तीर की तरह उसे लगा था। वो शिकस्ता कदमों से चलती वापस लाउंज के बड़े से सोफे पे आ टिकी। आने ने सिलाइयों से नज़र हटाकर उसे देखा। क्या कह रही थी बहारे? आयशा ने ठीक से बात सुनी नहीं और गर्दन नफ़ी में हिला दी। वो कहीं और ही गुम थी। क्या उसे अब्दुल रहमान को दिखा देना चाहिए कि आयशा गुल बहुत कुछ कर सकती है? क्या वाकई? वो चलते चलते उस जंगल नुमा इलाके तक आ पहुंचे थे। ऊंचे सरसब्ज दरख्त और उनके दरमियान से दरिया की तंग झरने की तरह बह रहा था। पानी के ऊपर पुल की सूरत में लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे और दरमियान में लकड़ी का एक बड़ा सा तख्त था। तख्त पे सुर्ख कालीन बिछा था और उसके 3 साइड्स पे मुंडेर बनाकर गांव तकिए लगे थे। चौथी तरफ मुंडेर ना थी, ताकि वहां टांगे लटकाकर बैठो तो पानी पैरों को छुए। सब्ज पानी, सब्ज दरख्त और ऊपर नीला आसमान। पुल के इस पार झोपड़े से बने थे, जिनमें से एक से वो अभी अभी नमाज पढ़ के निकली थी। ज़ोहर से असर तक वो चलते ही रहे थे। इस मुकाम पे जहान उन्हें छोड़कर अपने किसी काम से चला गया था, उसको 1 घंटे तक आना था। वो इस असना में खाना खाकर अब नमाज से फारिग हुई थी। बाहर निकलकर देखा तो बहारे पुल के तख्त पे बैठी पैर के अंगूठे से पानी में दायरे बना रही थी। हया ने अपनी सुर्ख हेल्स उतारकर अंदर झोपड़े में रख दी। जहान कौन सा देख रहा था और पाँव से ज़रा सा बाया उठाए नंगे पैर चलती पुल तक आई।
बहारे के साथ बैठकर उसने पाँव पानी में डाले तो वो टखनों तक सब्ज माए में डूब गए। जहान का तुर्की वाकई खूबसूरत था। अब्दुर्रहमान कब आएगा? हमारे बहारे गोद में रखे अपने गुलाबी पर्स पे लगे मोती पे उंगली फेरती पानी को देखते हुए बोली थी। आ जाएगा अभी। तुमने इतनी देर क्या किया? उसने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारे को देखा। वो खाने के बाद जब नमाज पढ़ने लगी थी तो बहारे बाहर आ गई थी। कुछ भी नहीं किया। उसने बुझे बुझे चेहरे के साथ नफ़ी में सर हिलाया। जहान की डांट का असर अभी तक बाकी था। क्या तुम इसलिए उदास हो कि उसने तुम्हें डांटा है? वो हर वक्त डांटता है, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। सामने से एक परिंदा उड़ता हुआ आया, पानी की सतह से अपने पंजे टकराते हुए अपनी चोंच में ज़रा सा पानी भर के बगैर रुके फड़फड़ाता उड़ता गया। क्या तुमने वाकई हमारी बातें सुनी थी? अफ्तार करते हुए भी वो जानती थी कि अगर उसने कुछ सुना होगा तो भी वो समझ नहीं पाई होगी। नहीं सुना मैंने कुछ। सब मुझे ही क्यों इल्ज़ाम देते हैं? वो खफगी से कहती सर उठाकर दूर जाते परिंदे को देखने लगी जो ऊपर आसमान पर उड़ता जा रहा था। शायद इसलिए कि चोंच भर पानी ही काफ़ी था। शायद उसके लिए चोंच भर पानी ही काफ़ी था। उसकी वसत बस इतनी ही थी। अच्छा, फिर उदास क्यों हो? हया, क्या मैं जब 15 साल की हो जाऊंगी तो शादी कर सकूंगी? और हया का मुंह हैरत से खुल गया। तुम्हें ऐसी बात क्यों सूझी बहारे? गुंचा की शादी भी 15 साल की उम्र में हुई थी ना? गुंचा कौन? हमारी जद्दीसी में रहती थी। हम सब लोग गए थे उनकी शादी पे। अब्दुर्रहमान भी गया था। तस्वीर भी है मेरे पास, दिखाऊं? हया ने मकान के अंदाज में सर हिलाया। बहारे ने अपना पर्स खोला, अंदरूनी खाने की जिप खोली और एक लिफाफा निकाला। उसे इसके मोबाइल की झलक नजर आई थी। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास था? उसको अचंभा हुआ। मैं समझी थी तुम लाई नहीं। मैं ले आई थी, चार्जिंग हो गई थी। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? हया ने फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बहारे ने जल्दी से जिप बंद करके पर्स परे कर लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं अच्छी लड़की हूँ। हया ने गहरी सांस भरी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ। मैं जानती हूँ कि बहारे गुल अच्छी लड़की है और अच्छी लड़कियाँ कबूतर नहीं बनती। वो बातें इधर से उधर नहीं करती। उसने हाथ वापस खींच लिया था। जहाँ तुम्हें जो बात आगे बताने से मना कर रहा था वो तुम आयशे को नहीं बताओगी, प्रॉमिस? बहारे ने लेकिन कहने के लिए लब खोले फिर बंद कर दिए। फिर सर झटक कर लिफाफे से एक फ़ोटोग्राफ निकालकर हया के सामने किया। बस मेरे पास उसका यही फ़ोटो है। हया को दिखाते हुए भी बहारे ने तस्वीर का किनारा सख्ती से पकड़ रखा था, इतनी सख्ती से कि उसका नाखून पीला सफ़ेद पड़ गया था। वह अब पानी के करीब कोई भी चीज़ बेहतियाती से पकड़ने का खतरा नहीं ले सकती थी। पानी कोई भी चीज़ें कभी नहीं लौटाता था। वो शादी के फंक्शन की तस्वीर थी। कोर्ट में निकाह था। फ्रंट रो की नशिस्तों पे वो तीनों बैठे थे, ब्लैक सूट और ग्रे शर्ट में मलबूस। वो बस ज़रा सा मुस्कुरा रहा था। साथ बैठी बहारे और आयशे भी मुस्कुरा रही थी। मसनूई फैमिली जो अब टूट गई थी। पता है, हमारी शादियों में निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन की कुर्सी उठाता है। हाँ, मैं जानती हूँ, ताकि वो अलामती तौर पे ये साबित कर सके कि वो अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता है। मगर गुंचा इतनी मोटी थी कि उसके दूल्हा से कुर्सी उठाई ही नहीं गई। फिर वो ज़रा रुकी। मगर तुम आयशे को मत बताना कि मैंने यूँ कहा। अगर तुम वो बात जो जहान ने मना किया है कि आयशे को नहीं बताओगी तो मैं भी उसे नहीं बताऊंगी। उसने जैसे ज़बान दांत मगर आयशे तो पहले ही उसने जैसे ज़बान दांतों तले दबाई। क्या उसे पहले ही पता है? हाँ ने बगौर उसे देखा। बहारे ने झट गर्दन नफ़ी में हिलाई। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस? उसने तस्वीर एहतियातन खत के लिफाफे में डाली और उसे बैग में रख दिया। कुछ था जो हया को डिस्टर्ब कर रहा था। कुछ गलत था कहीं, मगर खैर। और तुम ये शादी की बातें मत सोचा करो, अच्छा? उसे तनबीह करना याद आया। बहारे ने सर उठाकर उसे देखा, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं किससे शादी करूंगी। वो क्यों? सामने दरिया किनारे दरख्त का एक पत्ता हवा से फड़फड़ा रहा था। जब हवा का बोझ बढ़ा तो वो एकदम शाख से टूटकर नीचे गिरा। तुम बुरा मानोगी, समझो मैंने ऐसा कहा ही नहीं। हवा ने पत्ते को एक परों पे सहारा दे दिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा।
یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لے لیا اور اپنے اوپر لٹا دیا۔ تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی، سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اہلارا کے دریا کی سطح پر درختوں اور آسمان کا عکس جھلملا رہا تھا۔ اس عکس پہ تیرتا پتا ان کی سمت آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی پلاننگ تیار رکھتا تھا، چاہے وہ مرنے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریا کو دیکھا۔ وہاں سے چٹانیں اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر جب وہ بیلون میں اوپر اڑ رہے تھے تب وہ نظر آئے تھے، بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈی کے ریپر پہ بنے تھے۔ بہارے، اسے ایک دم یاد آیا۔ یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن پاک میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو وہ اس روز ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی۔ ہاں، بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ پتا بہتا ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مزید آگے آیا، بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، اس نے نہیں کی۔ عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا۔ بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا۔ وہ ذرا پیچھے ہوا، پھر اسی رفتار سے واپس آیا۔ اب کہ بہارے نے اسے نہیں روکا، وہ ان دونوں کے پیروں کے درمیان سے گزرتا تخت کے نیچے بہتا چلا گیا۔ مسلمان جیتے تھے، یہ تو مجھے پتا ہے۔ حیا کو حیرت ہوئی۔ یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے بہت تجسس تھا۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا، سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں۔ ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچھڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا۔ بس یہی بات تھی؟ ہاں، بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا کو مایوسی ہوئی تھی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے۔ تو پھر بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے، جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں کہ احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی۔ یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی۔ شاید ڈاکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا جو وہ پھر مس کر گئی تھی۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی، وہ پتا جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا۔ جہان آیا تو وہ لوگ اہلارا گاؤں آ گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا، جبکہ انہوں نے کیپ لے لی اور واپس آشیانے آ گئی۔ جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ پنار رات میں چائے دینے آئی تو ان کو سامان سمیٹتا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ میری منگنی ہوگی سرما میں، کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ میرا مطلب ہے شاید آؤں۔ پنار مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کہتی ہیں جب میں اس کے پاس آ جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے، جہاں پادشاہ بے نہ ہو، اور جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہیں، منی اور ہمنا نہیں۔ اور پھر وہاں ہم بہت سا پڑھیں گے بھی۔ صحیح، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے سفری بیگ کے اندرونی زپ کھولی۔ ایک کھانا ذرا پھولا ہوا تھا، وہ اسے یاد آیا۔ اس نے اس کھانے سے وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی۔ اپنا فراق طے کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس کے پاس چلی آئی۔ حیا نے ڈبی کھولی۔ اندر سیاہ مخمل پہ وہ نازک سیاہ نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر الجھن، پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبد الرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، ادالار کی شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنے فراق کو آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا، جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا، میں نے اپنا موتی عبد الرحمن کو دیا، اس نے مجھے دے دیا، مگر وہ باسفورس میں گر گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبد الرحمن کو دیے،
उसने वो तुम्हें दे दिए। अब ये भी मुझसे गुम हो जाएगा, मैं ये नहीं लूँगी। मगर ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है बहारे। बहारे बैग छोड़कर उस तक आई, मखमल पर्स से उठाया, उसके हुक को उलट पलट कर देखा, फिर उसे हया की कलाई के गिर्द लपेटकर उसका हुक आखिरी कुंडे के बजाय कलाई के घेरे के बराबर एक कुंडे में डाल दिया। यूं के नेकलेस कलाई के गिर्द पूरा आ गया और एक लड़ी सी साथ लटकने लगी, जैसे ब्रेसलेट की लटकती है। ये अब तुम्हारा हो गया, वो पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। हया ने कलाई को घुमाकर देखा, जंजीर से लटकते हीरे बहुत भले लग रहे थे। एंड साइड पे एक लंबा सा कुंडा खाली था। हया, तुमने फिर सिप ढूंढे? हया ने सर उठाकर उसे देखा, बस एक दफ़ा। उसमें से क्या निकला? हया ने चंद लम्बे उसे देखती रही, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। पता नहीं, बस वो कोई अच्छी चीज़ न थी। मगर था क्या? जाने दो। उसने फिर से अपनी कलाई को देखा। ऊपर तीसरी उंगली में प्लाटिनम बैंड था। वो दोनों बिला वास्ता या बिल वास्ता जहान के ही तोहफे थे। शुक्रिया बहारे, वो ज़रा सा मुस्कुराई। तोहफा तो तोहफा होता है ना। क्या मैं फिर कभी अब्दुर्रहमान से नहीं मिल सकूंगी? बहारे अब सोफे के किनारे जा टिकी थी। नहीं, कभी नहीं। तुम्हें अब इस बारे में सोचना छोड़ना होगा। वो अपनी बाकी चीज़ें समेटने लगी। मुसलसल हरकत से कलाई से लटकते जंजीर इधर उधर झूल रहे थे। मैं कल अनकरा से ईरान चली जाऊंगी, अपनी बहन के पास। तुम लोग फिर किधर जाओगे? देखो, पता नहीं। क्या तुम लोग कैलिस जाओगे? उसके मुतहरिक हाथ ठहर गए। उसने सर उठाकर बहारे को देखा। तुमने उस वक्त कुछ सुना था ना बहारे? क्या सुना था? बस इतना सा, मगर जानबूझकर नहीं, खुद ब खुद। और तुमने क्या सुना? अब्दुर्रहमान किलीस का नाम ले रहा था। क्या कोई किलीस जा रहा है? वल्लाह मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहा था। उसने साथ में कसमिया अंदाज में हाथ से कान के लौ को छूते हुए चच की आवाज़ निकाली। और तुमने आयशे को बताई ये बात? ना, नहीं। बहारे ज़रा से अटकी थी। जहान ने कहा था कि उसने अगर सुना हो तब भी वो कुछ नहीं समझेगी। उसने अपनी अकल की बजाय जहान की अकल पे भरोसा करना ज़्यादा मुनासिब समझा और वापस पैकिंग करने लगी। बहारे से उन्हें कोई खतरा न था। बैग की एक जिप में डीजे की टूटी ऐनक रखी थी। उसने एहतियातन उसे वहाँ से निकालकर अपने हैंडबैग के अंदरूनी खाने में रख दिया, जहाँ सफ़ेद रुमाल में कुछ लपटा हुआ रखा था, और फिर बैग की जिप जू की आवाज़ के साथ जू से बंद की। कल उन्हें अनकरा जाना था। आशियाना की फैमिली और फातेह उनको सी ऑफ करने आशियाना के सहन में खड़े थे। इतने दिन यूँ लग रहा था कि वो होटल में नहीं बल्कि किसी घर में ठहरे हुए थे। अब एक एक को खुदा हाफिज़ कहना, मिसिस सोना और पिनार के गले लगकर दोबारा आने का बेयकीन खोखला वादा करना, सब बहुत उदास करने वाला था। उसकी आंखें बार बार भर रही थी। तुर्की में अगर उसने बहुत कुछ खोया था तो बहुत कुछ पाया भी तो था। कभी वो जो 100 दोजियाँ का हिसाब करने बैठेगी तो पाने वाला पलड़ा शायद भारी निकले। जहान ने बहारे के सारे कागजात उसे पहुंचा दिए थे। अलबत्ता अनकरा में वो खुद उन्हें नहीं मिला था। हया ने उसे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करना था और तेहरान में उसकी बहन ने रिसीव कर लेना था। बहारे एयरपोर्ट पे आखिरी वक्त तक दाखिली अहाते को देखती रही थी। शायद वो आ जाए। वो नहीं आएगा बहारे, उसने कहा था कि वो नहीं आ सकेगा। बहारे की आंखें डगडगा गईं। बस पस मंज़र में ऐलान होने लगा, अब उन दोनों को अलग होना था। क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे हया? उसकी बात पे हया ने गहरी सांस भरी और बहारे के सामने पंजों के बल बैठी। फिर उसके दोनों हाथ थामकर कहने लगी, बहारे गुल, ज़िंदगी में इंसान को हर चीज़ वैसे नहीं मिलती जैसे उसने सोची हुई है। सब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकता, और जो हम कहते और सोचते हैं वो तो कभी नहीं होता। पहले हमने जो सोचा था कि हम एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे, मगर ये नहीं हो सका, और अब हम सोच रहे हैं कि हम कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो हो सकता है कि ये भी ना हो। उसके हाथों में अपने छोटे छोटे हाथ दिए खड़ी बहारे इस बात पे चौंकी। फिर एक अनोखी सी चमक उसके चेहरे पे उमड़ आई। हाँ बहारे, हो सकता है ज़िंदगी के किसी मोड़ पे, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी फ़्लाइट के दौरान हम कई साल बाद अचानक से एक दूसरे से टकरा जाएं। ज़िंदगी में सब कुछ मुमकिन होता है।
हाँ वाकई, मगर फिर उसका चेहरा ज़रा सा बुझा। लेकिन मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुम तो नकाब करती हो। अगर कुदरत ने कभी हमें अगर कुदरत ने हमें कभी किसी नामुमकिन कंडीशन में आमने सामने कर दिया तो वह पहचान भी करवा देगी। आपके बहारे खुलकर मुस्कुराई। बहुत देर बाद उसने बहारे के मासूम उदास चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखी थी। हया सुलेमान, बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने बारी बारी हया के दोनों रुखसार नकाब के ऊपर से चूमे और फिर बहारे गुल चली गई। जिंदगी का एक बाब ठक से बंद हुआ। जहान की जॉब का उसूल था कि एक असाइनमेंट के लिए उन ताल्लुकात की ज़रूरत पड़े तो उनको फिर से बहाल किया जा सकता था। बस एक महूम सी उम्मीद थी, वो भी कि शायद फिर कभी वो चारों इकट्ठे हो सके, मगर बहुत महूम, जैसे तेज़ आंधी में टिमटिमाती मोमबत्ती का शोला। खिड़की से छनकर आती रोशनी किताब के सफ़ों पे बढ़ती रही थी जो उसने अपने सामने फैला रखी थी। वो अल्फाज पे निगाहें मरकूज़ किए हुए भी उनको नहीं पढ़ पा रही थी। जहन कहीं और था। दिल पर अजीब उदासी सी छाई हुई थी। जब तक बहारें वापस न आ जाती वो यूं ही अफसरदा रहती। ये वो वजह थी जिससे वो खुद को बहला लेती थी कि हाँ, ये उदासी सिर्फ बहारे की वजह से है। मगर वो जानती थी कि जब वो आ जाएगी तो वो भी ये अफसरदा हो जाएगी। बस तब बहाना ख़त्म हो जाएगा। खिड़की की जाली से हवा का तेज झोंका आया और किताब के सफ़े को उसके हाथ में फड़फड़ा कर रह गए। उसकी ज़िंदगी का एक बाब भी किताब की इस सफ़े की मानिंद था जिसे किसी ने बेदर्दी से फाड़ दिया हो, यूं कि कोई निशान जिल्द से लगा कागज़ का कोई टुकड़ा बाकी ना रहा हो। आयशे गुल ने किताब बंद करके पताई पे डाल दी। उसका दिल किसी शय के लिए नहीं चाह रहा था। ज़िंदगी का वो बाप, अब्दुल रहमान पाशा, एक अजनबी जो उनकी ज़िंदगी में आया और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी बन गया। वो कितना अच्छा और सुलझा हुआ, वेल मैनर्ड और नफासत पसंद आदमी था। उसकी हर चीज़ परफेक्ट थी। वो उसके साथ भी बहुत अच्छा था। जब उस्मान ने अपने बेटे का रिश्ता पाकिस्तान में तय कर दिया और सफ़ीर उनसे नाराज़ हो गया था, तब भी अब्दुल रहमान के कहने पे ही उसने बार बार सफ़ीर से उस मौजू पे बात की। अब्दुल रहमान को जब भी कोई ख़ास काम होता वो उसके पास आया करता था। जैसे उस रात वो हया को लेकर आया था। उस रात तो वो उसे अब्दुल रहमान लगा ही नहीं था। इतना रफ हुलिया, बेचैन, मुस्तरिब, बिखरा सा। मगर जब उस रात की सुबह हुई तो वो वही पुराना वाला अब्दुल रहमान बन गया। बल्कि वो बन गया जो वो उस थप्पड़ के बाद बना था। अच्छी लड़कियां जल्दबाजी नहीं करती, मगर उससे हो गई थी। वो थप्पड़ उसके और अब्दुल रहमान के दरमियान एक ऐसी सर्द दीवार बन गया जिसे वो कभी पाट ना सकी। उसने आयशे को उस थप्पड़ के लिए माफ़ कभी नहीं किया था और अब तो वो उनसे बहुत दूर जा चुका था। बहारें आने और वो खुद सब उससे भुला दे क्या? पाशा बे तो अपने कामों में मसरूफ़ सतही सा आदमी था, मगर आने, उसने निगाह उठाकर देखा। कमरे के दूसरे कोने में आने बैठी स्वेटर बुन रही थी। पिछले और उससे पिछले दिनों सरमा में उन्होंने अब्दुल रहमान के लिए स्वेटर बुने थे। इस दफ़ा भी वो अपनी रूटीन दोहरा रही थी। वो देखती थी कि किस तरह आने फ़ोन की बेल, दरवाजे की दस्तक और हर आहट पे चौंकती। फिर अब्दुल रहमान की खैर खबर ना पाकर अपने मायूसी से अपने काम करने लगती। क्या वो सब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाएंगे? शायद हाँ, शायद नहीं, मगर अभी उसे क्या करना है? ब्लाउज़ की जेब से तय किया कागज़ निकाला, उसे खोला। ये तुर्की की अमानत है, क्या इसे लौटा देनी चाहिए? उसने गर्दन फेरकर कैलेंडर को देखा। आज हफ्ता था और ये मालूमात उसे परसों यानी पीर या मंगल के दरमियानी शब के बारे में थी। अब सही वक्त आन पहुंचा था। वो एक फैसले पे पहुंचकर उठी और अपना पर्स उठा लिया। तकरीबन आधे घंटे के फासले पे वो अपने घर से बहुत दूर एक पे फ़ोन पे खड़ी कार्ड डालकर एक नंबर मिला रही थी। देख लो अब्दुल रहमान, आयशे गुल क्या कर सकती है? रिसीवर कान से लगाए उसने तय किया हुआ कागज़ सामने खोलकर रख लिया। साथ ही कलाई पे बंधी घड़ी देखी। उनको उसकी कॉल ट्रेस करने में 90 सेकंड लगने थे। वो 80 सेकंड बाद कॉल काट देगी। कॉल मिलने के 10वें सेकंड में उसका राब्ता मौजूदा कमांडर से हो गया। मेरे पास आपके लिए बड़ी टिप मुखबरी है। आप कौन हैं और कहाँ से बोल रही हैं? भारी आवाज़ वाले मर्द ने कॉल लंबी करने के लिए कोशिश की थी।
جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر ہے سچ بتاؤں گی نہیں. میرا وقت ضائع نہ کرے. وہ ٹپ مخبری سنے جو میرے پاس ہے. وہ تیزی سے بولی. 25 سیکنڈ. دل تھا کہ تیزی سے دھڑک رہا تھا. جی جی کہے. دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی. ریڈ الرٹ. منگل اور پیر کی درمیانی شب کے دن 2 بجے کے قریب کیلیس سے 3 کلومیٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کوئی کراس کرے گا. اس کے بہت سے نام ہیں مگر میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں. 40 سیکنڈ. کون سی چوکی کے قریب سے؟ وہ نوٹ کر رہے تھے. عائشہ جلدی جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگی جو اس نے کاغذ پہ لکھ رکھی تھی. چھوٹی چھوٹی باتیں جو اہم تھیں. اطلاع دینے کا شکریہ. کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا؟ نہیں. مرحبا. اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر چند گہری سانسیں اندر اتاری. اللہ اللہ. اس نے کر ہی لیا. یہ تو ذرا بھی مشکل نہیں تھا. اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پھولے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی. دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا. عبدالرحمن دیکھو عائشہ گل کیا کچھ کر سکتی ہے. وہ پلٹی اور سر جھکائے تیز تیز چلتی کیب اسٹینڈ کی جانب بڑھی. اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ ہو. بہت سے چھت سے کھلی گرے سپورٹ کار کشادہ ہائی وے پہ دوڑتی جا رہی تھی. وہ کوہنی دائیں طرف کھڑکی پہ ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیے آنکھیں موندے کچی پکی نیند میں تھی. گرم ہوا سے سیاہ اسکارف پھڑپڑا رہا تھا. دفعتاً کار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑکا مگر اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھول کر سنبھل کر پیچھے ہوئی. سامنے لمبی ہائی وے کے افق پہ سورج طلوع ہو رہا تھا. ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی. سڑک کے دونوں اطراف خشک اور ویرانہ تھا. دور پہاڑ تھے. میں سو گئی تھی. وہ آنکھیں ملتے جیسے خود سے پوچھا. نہیں مادام اب کل رات سے ڈرائیو کر رہی ہیں. سو تو میں رہا تھا. حیا نے بائیں جانب دیکھا جہاں دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پہ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا. نیلی جینس پہ نیلی شرٹ کی آستینے کوہنے تک موڑے. آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے جس سے آنکھ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا. کیا ہم کیلیس پہنچ گئے؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی. موٹر وے کے اطراف کا مخصوص ویران علاقہ. نہیں سو جاؤ. جب پہنچ گئے تو تمہیں اٹھا دوں گا. حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی. جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا پھر افسوس سے سر جھٹکا. حیا خانم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے جو ایتھکس اخلاقیات ہوتے ہیں ان میں سے دوسرا نمبر کس چیز کا ہوتا ہے؟ میں نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے. بند آنکھوں سے کہتے اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیلٹ کو چھو کر یقین دہانی کی. وہ پہلا اصول ہے. دوسرا فرنٹ سیٹ پہ سونے کی ممانعت کے حوالے سے ہے. نیند ویسے بھی ٹوٹ گئی تھی. اوپر سے اس کے طنز. وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح جاگ کر سیدھی ہوئی. تمہارے منہ سے ایتھکس کا لفظ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہان. کیوں؟ چند ایک باتوں کے علاوہ میں ایک ڈیسنٹ انسان ہوں. وہ برا مان گیا. حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا. تھینک یو ویری مچ جہان سکندر. ورنہ میں انکراسنگ یہاں تک یہی سوچتی آ رہی ہوں کہ یہ کار تمہاری اپنی ہے یا چوری کی. جہان نے ایک خفا نگاہ اس پہ ڈالی. رینٹ کی ہے کہہ کر سامنے دیکھنے لگا. ہم کیلیس کب پہنچیں گے؟ ڈرائیو تو میں کر رہا ہوں. تم تو سوتی آئی ہو. پھر ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے. وہ تمہارا پاؤں تو نہیں دکھ رہا؟ نہیں ٹھیک ہے. اور تمہارا سر درد؟ اس نے پھر جاہریت کے پردے میں دفع کیا. میں ٹھیک ہوں. حیا نے چہرہ موڑ کر بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا. آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ حیا اسی طرف دیکھ رہی تھی. بس ذرا سے شانے اچکائے. نہیں یہ ماؤنٹ نمرود ہے کہہ کر حیا کے چہرے کے تاثرات دیکھے. اچھا وہی بے نیازی. نہیں تم نہیں سمجھی. یہ ماؤنٹ نمرود ہے. نمرود کو تو تم جانتی ہوگی. کون؟ اس کے لبوں سے پھسلا. پھر اسے یاد آیا ترکوں کے جو نام تے پہ ختم ہوتے تھے وہ ہمارے یہاں دال پہ ختم ہوتے ہیں. احمد سے بنا احمد, مولود سے بنا مولود, اور نمرود سے بنا نمرود. بادشاہ نمرود وہ چوکی. ہاں وہی نمرود. اور یہ وہی پہاڑی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا تھا. اللہ اللہ یہ وہ پہاڑ ہے. یہ پہاڑ ترکی میں ہے
उसको हैरत का झटका सा लगा। वो सीधी हो बैठी। वो भूरा सा पहाड़ जो उनसे बहुत दूर था, काफी देर से उनके साथ चला आ रहा था। ये था वो पहाड़। वो 5 माह से तुर्की में थी और उसे कभी पता नहीं चला कि वो सारा किस्सा आज के तुर्की में हुआ था। जहान अपने मकसद में कामयाब होकर आसूदा सा मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था और वो अपना इस्लामाबाद बुलाए बिना पलक झपके उस पहाड़ को देख रही थी। वो 4,000 साल पुराना किस्सा, वो जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है, वो उस पहाड़ पे पेश आया था। बिल्कुल इसी पहाड़ पे जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब अपना पैगंबर मानते हैं, उनको आग में डाला गया था। वो एक आग जो जला देती थी, जो राख कर देती थी, मगर वो आग उनके लिए गुलजार बन गई थी, नरम गुलाबों की तरह। फिर हर किसी के पास कल्ब सलीम नहीं होता ना, और जाने उस सलीम दिल को हासिल करने के लिए पहले इंसान को कितना जलना पड़े, यहाँ तक कि आग उस पर असर करना छोड़ दे। हाँ, तपिश असर करना छोड़ देती है जब जल जल कर इंसान कुंदन बन जाता है। और फिर लोग पूछते हैं, आपको अबाया में गर्मी नहीं लगती? और हिजाबी लड़की हैरान होती है, गर्मी? कौन सी गर्मी? उसने बेख्तियार बाजू के ऊपरी हिस्से को छुआ, जहाँ दागे गए 3 हरूफ आज भी वैसे ही थे। हु, वो कौन थी? हाँ, बहुत गुनहगार, बहुत गलतियाँ करने वाली ही सही, बहुत नाफरमान किस्म की मुसलमान ही सही, मगर सामने उस पहाड़ पे नक्श तहरीर से एक उम्मत होने का रिश्ता तो था। और ज़िंदगी में बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जब किसी मुसलमान को खून के उबलते जोश, बाजू पे खड़े होते रोंगटों और फर्त जज्बात में भीगती आंखों के साथ अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र महसूस होता है। उसके लिए भी वो एक लम्हा ऐसा ही लम्हा था। केलीस करीब आया तो नमरूद दाग कोहे नमरूद दूर होता गया, मगर उसका शहर अभी तक कायम था। जहान बता रहा था कि नमरूद दाग पे नमरूद के बड़े बड़े मुजस्समे पड़े हैं जिनके सर काट दिए गए हैं। अब वो कटे हुए सर पहाड़ों के कदमों में जा बजा बिखरे पड़े हैं, और सयाह उन पे स्टोल की तरह बैठकर तस्वीर बनवाते हैं। जो सर झुकते नहीं, इसी बुरी तरह काट दिए जाते हैं। चलो, वक्त इंसान से जो भी छीने, कम अज़ कम इस बात का फैसला तो कर ही देता है कि कौन तारीख के दुरुस्त तरफ था और कौन गलत तरफ। कैलीस से ज़रा दूर वो एक गैस स्टेशन पर रुके तो जहान ने कहा कि वो इधर करीबी स्टोर से गिफ्ट लेना चाहता है। किसके लिए उसने नहीं बताया, यकीनन अपने मेज़बानों के लिए। वो भी गाड़ी से नीचे उतर आई। स्टोर में आकर वो परफ्यूम वाले रैक की तरफ चला गया, खालिस जनाना परफ्यूम। उसे शुबा हुआ कि वो किसी लड़की के लिए शॉपिंग कर रहा है। अजीब सा लगा। खैर, वो मेकअप सेक्शन में कॉस्मेटिक्स उलट पलट कर देखने लगी। फिर याद आया कि काजल खरीदना था। उसका कब का ख़त्म हो चुका था। अब इस्तेमाल भी ज़रा कम कर दी थी। पता नहीं यहाँ से कैसा मिले। काजल स्टिक की टोकरी से जैसे ही उसने एक काजल उठाया, एक याद छम से आंखों के सामने आ खड़ी हुई। तुर्की आने से कबल वो चंद रोज़ जब उसने और डीजे ने इकट्ठी शॉपिंग की थी, उन्हीं में से एक दिन वो एक शॉप के कॉस्मेटिक सेक्शन में खड़ी थी। हया, सबसे अच्छा और आला मेकअप ब्रांड कौन सा है? उसने लिप ग्लोस होठों पे लगाकर चेक करती हया को माहिर तसव्वुर करके पूछा था। मैक, उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। हाँ, डीजे सेल गर्ल की तरफ मुड़ी। एक मैक का काजल दिखा दे। सेल्स गर्ल ने फौरन मैक का काजल निकालकर सामने किया। खूबसूरत डिब्बी, जदीद अंदाज। डीजे आंखों में शताइश उभरी। कितने का है? उसने उलट पलट कर डब्बी देखते हुए पूछा। 800 रुपये का। डीजे का मुंह खुल गया। ये एक 800 रुपये का? सेल्स गर्ल ने शाइस्तगी से इस बात में सर हिलाया। डीजे ने हाथ में पकड़े काजल को देखा और फिर सेल्स गर्ल को, फिर हया की तरफ होकर सरगोशी की। बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। साथ ही ठक से काजल काउंटर पर रखकर कतियत से सेल्स गर्ल से बोली, दिखाए भाई वही अपना 35 रुपये वाला हाशमी काजल। मंजर निगाहों के सामने से तहलील हो गया और निगाहें धुंधला गई। फिर भी वो धीरे से हंस दी और आंखें रगड़ी। यादें जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो काजल लिए बगैर कि अब वहीं से ले लेगी, जहान की तरफ चली आई। वो एक परफ्यूम खरीद चुका था और अब पेमेंट कर रहा था। इतना छोटा सा स्टोर है, तुम्हें कैसे पता कि इतना महंगा परफ्यूम जो ले रहे हो वो ओरिजिनल है या नकल? जहान को टोकना तो कदमी फरीज़ा था उसके लिए।
जहान ने बकाया पैसे पकड़ते हुए मुड़कर संजीदगी से उसे देखा और फिर लिफाफे से परफ्यूम निकालकर डब्बी से शीशी बाहर निकाली। फिर शीशी की स्प्रे नोजल अपनी उंगली के करीब ले जाकर स्प्रे किया। देखो ये कितना फाइन और बराबर स्प्रे हुआ है। अगर नकली होता तो ज़रा पिचकड़ी की सूरत स्प्रे होता। और मैंने कई बार पेश करके देखा है, क्योंकि पहली दफ़ा में तो ओरिजिनल परफ्यूम प्रेस करने पे भी स्प्रे इतना फाइन नहीं होता। उसने हाथ पे लगी परफ्यूम को उंगलियों से मसला, फिर शीशे का नोज़ल हया के सामने किया। देखो ये नोज़ल कितना पतला है, और ओरिजिनल परफ्यूम का हमेशा पतला होता है, जबकि इसी ब्रांड के नकली परफ्यूम का नोज़ल ज़रा खुला होगा। पर फिर वो शॉपर में परफ्यूम डालता पलट गया। उसने बस इस बात में सर हिलाया। इस आदमी के पास हर मसले का हल होता है। जब वो कैलिस की गलियों से गुजर रहे थे तो वो सोचने लगी कि आखिर कैसे इसके पास हर मसले का हल होता था। ये सारी बातें कोई सिखा तो नहीं सकता था, ये खुद सीखी जाती है, तजुर्बे से, मुशाहिदे से। हाँ, वो यकीनन किसी मसले की वजह से उगता जाता होगा, मगर फिर आम लोगों की तरह उस चीज़ को ठप करके बैठ नहीं जाता, बल्कि उसका हल ढूंढता होगा, और ढूंढने से तो सब मिल जाया करता है। हाँ, वो स्ट्रगल करने वालों में से था। वो उससे मुतासिर हुई थी, मगर खैर ये बात उसे कहेगी तो वो भी नहीं। कैरिस छोटा सा कस्बा था, तंग मगर साफ गलियाँ, ख्वांचा फर्श, फलों और सब्जियों की रेड़ियाँ, जैसे कि किसी छोटे शहर जैसा, मगर ज़्यादा साफ सुथरा। करीबन आधे घंटे बाद वो ऐसी ही गली में एक घर के दरवाजे पे खड़े थे। दस्तक देने के बाद चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खुल गया। मरहबा, मामर खातून ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मुस्कुराहट का पता आंखों से चला, वरना उन्होंने खुले स्कर्ट और लंबे ब्लाउज के ऊपर स्कार्फ से नकाब ले रखा था। मरहबा, साथ ही जहान ने हया को आगे बढ़ने का इशारा किया। खातून रास्ता छोड़कर खड़ी थी। हया ने झिझक कर जहान को देखा, फिर उन खातून को सर के इशारे से सलाम का जवाब देती अंदर दाखिल हुई। छोटा सा सहन आगे कमरे का दरवाज़ा था, बरामदा वगैरह नहीं था। वो तीनों दरवाजे तक साथ आए। चौखट पे जहान झुककर बूट के तस्मे खोलने लगा, फिर झुके झुके गर्दन उठाकर हया को ज़रा खफगी सी आंखों से इशारा किया। ओह, वो आगे बढ़ी और नकाब उतारते हुए ताज़ीमन उन खातून का हाथ लेकर चूमा, फिर आंखों से लगाया। ये मेरी बीवी है, हया। वो आप पाँव जूतों से निकाल रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर दुआ दी, उम्र में बरकत और नेमतों की बका की दुआ। वो मुस्कुराते हुए दोबारा नकाब करने लगी तो वो सीधा होते हुए बोला, यहाँ और कोई नहीं है, उतार दो। फिर उन खातून की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मरियम खानम है, मेरे दोस्त अली करामत की वालदा। हया को हैरत का झटका लगा। अल्लाह अल्लाह, ये थी वो? हद है, जहान ने बताया भी नहीं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो वाकई खुशी से बोली थी। वो खातून मुस्कुराते हुए सर हिलाकर उन्हें अंदर ले गई। जब वो एक फशी नशिस्त वाले कमरे में आ बैठे तो वो बहुत इश्तियाक से कहने लगी, मुझे जहान ने बहुत दफ़ा आपके बारे में बताया था। करामत बे, आपके हस्बैंड की वर्कशॉप थी ना इस्तांबुल में, अब कहाँ होते हैं वो? इस सवाल पे मरियम खानम की मुस्कुराती आंखें ज़रा सिमटी। उन्होंने जहान को देखा और जहान ने हया को। क्या कुछ गलत पूछ लिया? उनकी डेथ हो चुकी है बेटा, वो बोली तो आजुर्दा, तो आवाज़ सोगवार थी। ओह, अल्लाह मगफिरत करे। उसे पछतावा हुआ। फिर मौजू बदलने की गर्ज से बोली, आपकी एक जेठानी भी थी फरीहा, जहान को बहुत पसंद थी वो। बताया था उसने मुझे कि वो बहुत खूबसूरत थी। वो लोग इस्तांबुल में होते हैं क्या? खानम, हम खाना खाएंगे, मगर कोई तकल्लुफ ना कीजिएगा, जो बना है ले आए। वो ज़रा ऊंची आवाज़ से बोला। हया खामोश हो गई। फिर कुछ गलत पूछ लिया था शायद। हाँ, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। उसकी अपनायत पे उनकी फीकी पड़ती मुस्कुराहट दोबारा जिंदा हुई और वो बाहर चली गई। कितना बोलती हो तुम? वो झंझलाकर उसकी तरफ पलटा, जो गांव तकिए से टेक लगाए बैठी थी। जो पूछना है मुझसे पूछ लो, मगर उनसे नहीं। तुम तो जैसे फौरन बता दोगे ना। इतने घंटे हो गए सफ़र करते, एक दफ़ा जिक्र नहीं किया तुमने कि हम अली करामत के घर जा रहे हैं। फरीहा ने कई साल पहले खुदकुशी कर ली थी, और उससे पहले उसने उनके शौहर को कत्ल कर दिया था। अल्लाह अल्लाह, शशदर सी होकर उसने जहान को देखा। मगर क्यों? जहान ने शाने उचकाए। ज़मीन जायदाद का मसला था शायद। ये लोग अब यहीं रहते हैं। उनके हालात भी अच्छे नहीं हैं। अली करामत आजकल उधर नहीं होता, लेकिन अब ये टॉपिक उनके आगे ना छेड़ना।
ओके, मैं चुप हूँ। उसने कंधे झटके। यूं लगा जैसे जहान असल वजह जानता है और छुपा गया है, लेकिन पूछने का फायदा नहीं था। तुम मरियम खानम के लिए लाए हो तुम मरियम खानम के लिए लाए हो परफ्यूम? उसने फिर सवाल किया, हालांकि उसके सामने ही जहान ने उन्हें वो गिफ्ट बैग थमाया था। हाँ, उन्हें खुशबू बहुत पसंद है। जब मैं चला जाऊंगा तो वो उसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगी और इन्हें अच्छी भी लगेगी। वो उनका जिक्र बहुत मोहब्बत और अदब से कर रहा था, उसकी अपनी मर्रा जमीला। फिर खाने के वक्त मरियम खानम ने डिश उसके आगे करते हुए कहा, जहान को बोर्क बहुत पसंद है और ईरान भी। तुम्हारी पसंद का नहीं पता, क्या तुम ये खा लोगी? जी बिल्कुल। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसे जहान की पसंदीदा पसंद नापसंद का इल्म नहीं था, खाने के बारे में ही सही। ईरान ईरान तुर्क लस्सी थी और बोर्क समोसे या कचौरी ही की एक जदीद शक्ल। जहान बहुत शौक से खा रहा था। गो बहुत ज़्यादा नहीं, मगर खुलूस और मोहब्बत का भी अपना जायका होता है। तुम्हारा कमरा ऊपर तैयार है, तुम आराम कर लो। खाने के बाद वो हाथ धोकर आया तो मरियम खानम ने कहा, जी। वो इस बात में सर हिलाता, रुमाल से हाथ साफ करता, हया को एक नज़र, जैसे कह रहा हो मैं ज़रा आराम कर लूँ, देख कर कमरे से बाहर निकल गया। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। अधखुले दरवाजे से सीढ़ियाँ नजर आ रही थी। वो अब ऊपर जा रहा था, उस घर से जैसे वो बहुत मानूस था। लाएं, मैं आपकी मदद करती हूँ। वो उनके साथ बर्तन उठाने लगी। किचन में आकर उसने देखा कि मरियम खानम ने अपना नकाब उतार दिया था। वो वाकई सियाह फॉर्म थी, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत थी। और मोहब्बत पसंदीदगी को तो नहीं कहते। अरबी लगत में मोहब्बत कहते हैं किसी शख्स का किसी दूसरे की नज़र में खूबसूरत लगने को। है इतना खूबसूरत कि वो दिल में खप जाए। और वाकई इतनी खूबसूरत तो वो फिर वो थी ही। उनका घर छोटा था, मगर सलीके से सजा हुआ। बड़े घर तो सब सजा लेते हैं, असल आर्ट तो छोटे घर को सजाना होता है। बैठक से निकलो तो एक जानिब सीढ़ियाँ और दूसरी जानिब किचन था। तुम भी आराम कर लो, काफ़ी थक गई होगी। जब वो किचन में फैलावा समेटने लगी तो मरियम खानम बहुत अपनायत से कहा। हया ने एक नज़र खुले दरवाजे से नजर आती सीढ़ियों को देखा। ऊपर एक ही कमरा होगा और कितना बुरा लगेगा कि वो अभी उधर चली गई। नहीं, असल में मैं तो सोती आई थी, वैसे भी थक गई हूँ बैठ बैठ के। अब लेटने का दिल नहीं कर रहा। वो आराम करेगा, अभी मैं आपके साथ बैठूंगी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, वो मुस्कुरा के बोली। जब किचन समेट लिया तो वो दोनों उसी फर्श नशिस्त वाले कमरे में आ बैठी। कुछ लम्हे खामोश गुजर गए। हया की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। नई जगह थी, वो बेतकल्लुफ होना नहीं चाह रही थी, मगर इस घर में कुछ अनोखी सी अपनायत थी। क्या वो अक्सर यहाँ आता रहता है? कभी कभी आता है, वो भी पिछले 3 साल से, जब से उसका कारोबार इस जगह पे हो गया है। इस बात पे हया ने गौर से उनका चेहरा देखा, मगर यूं लगा जैसे वो नहीं जानती कि वो कौन सा कारोबार कर रहा है। तुम्हारी शादी कब हुई थी? उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखते हुए पूछा। वो जरा गड़बड़ा गई। पता नहीं जहान ने क्या कह कर रखा था। फिर जबरदस्ती जरा सा मुस्कुराई। ज्यादा अरसा नहीं, 22 साल होने वाले हैं। अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुस्कुराकर सर हिलाती दुआ दे रही थी। अरबों की मखसूस आदत। जहान क्या इतने साल आपसे कांटेक्ट में रहा था? हाँ, फोन करता रहता था। 2-3 वर्षों से तो आने जाने भी लगा था। बहुत सादतमंद लड़का है, हमें कभी भी नहीं बुलाया। जी, वो बताता था आपके बारे में अक्सर। आप तो डॉक्टर थी ना, मेरा मतलब है ना। हाँ, मगर अब मेरे घुटनों में दर्द रहता है। यहाँ अस्पताल जाती हूँ हर हफ्ते और इतवार, लेकिन आज तुम लोग आ रहे थे इसलिए नहीं गई। यानी जहान उनको आने से पहले मुतला कर चुका था, लेकिन क्या था अगर उसे भी बता देता। उनके साथ वो पहले तकल्लुफ में बैठी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बातें करती गई तो हया के तने आसाब ढीले पड़ गए। वो कोहनी भी पीछे गांव तकिए पे टिकाए आराम से बैठ गई। केलीस की बातें, यहाँ के लोगों की बातें, पाकिस्तान के जैतून के दरख्तों की। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे मरियम खानम का घर बहुत अच्छा लगने लगा था। रात में उसने मरियम खानम के साथ मिलकर खाना तैयार करवाया था। उन्होंने आज मानती बनाए थे। अजीब व गरीब डिश थी, मगर बहुत मज़ेदार थी। मरियम खानम के बकौल जहान को बहुत पसंद थी। जब वो दस्तरखान पे बर्तन लगा रहे थे तब वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। जहान, मुझे मरियम आंटी ने वो कार्ड भी दिखाया है जो तुमने उनके लिए लिखा था। आंटी, आप तो जहान को उससे भी पहले से जानती हैं ना? जब वो अंदर कालीन पे आकर बैठा तो उसके सामने प्लेट रखते हुए हया ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा,
मरियम आंटी उसके पीछे ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हो रही थी। उसकी बात पे मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। हाँ बेटा, अरसा हो गया इनके साथ तो, उन्होंने मानती की डिश दस्तरखान के वसत में रखते कहा। फिर वो खुद भी वहीं बैठ गई। तमाम बर्तन रखे जा चुके थे और वो तीनों तुकोन की शक्ल में आमने सामने बैठे थे। तो फिर बताए ना आंटी, जहान बचपन में कैसा था? वो इसी तरह मुस्कुराहट दबाए बैठी गांव तके से टेक लगाए मजे से पूछ रही थी। खुले बाल समेटकर एक साइड पे कंधे पे डाले, लंबी जामुनी कमीज के ऊपर शानों पे ठीक से जैतूनी दुपट्टा फैलाए वो उस घर से बहुत मानूस लग रही थी। जहान कैसा था? ऐसा ही था जैसा अब है, आंटी ने डिश उसके सामने करते हुए मुस्कुराकर कहा। वो इस दौरान सर झुकाए खामोशी से अपनी प्लेट में खाना डाल रहा था। तो बताए ना, अब और तब वो कैसा था? उसने अब्रू उठाकर संजीदगी से हया को देखा, फिर सर झटक कर खाने में मगन हो गया। भाई ऐसा ही था, बहुत समझदार, ज़हीन, बहुत तमीज़दार। हमारी जदीसी के लड़के जब खेलते थे तो अक्सर उनकी गेंद हमारी छत पे आ जाती थी। लड़के बगैर पूछे घरों में फैलांग लगा लेते थे, मगर ये तो बहुत अच्छा बच्चा था। कभी बगैर पूछे ना घर में दाखिल हुआ, ना कोई चीज़ उठाई, कभी किसी की बातें नहीं सुनी, किसी की बात इधर से उधर नहीं की। बहुत ही सादतमंद लड़का था। आंटी बहुत मोहब्बत और अपनायत से बता रही थी और वो आधा मुँह खोले हक्का भक्का सी सुन रही थी। और सादतमंद बच्चे ने इसी सादतमंदी से इस बात में सर हिला दिया। बस अल्लाह का करम है खानम, मेरी मम्मी की तरबियत बहुत अच्छी थी। साथ ही उसने मुस्कुराहट दबाए हया को देखा, जिसके चेहरे की खफगी बता रही थी कि उसे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो खामोशी से अपनी प्लेट में खाना डालने लगी। अगर वो ये समझती थी कि जहान ने बस उसे ही बेवकूफ़ बनाया है तो वो गलत थी। इस फहरिस्त में तो बहुत सारे लोग थे, अल्लाह समझे तुमको। रात में आंटी के अपने कमरे में जाने के बाद वो ऊपर आई। गेस्ट रूम अच्छा था, डबल बेड और नफीस सी बेडशीट, छोटे से घर का छोटा सा कमरा, बालकोनी में खुलता दरवाज़ा। तुर्कों के बालाई मंजिल में बालकोनी में दरवाजे ज़रूर लगाए हुआ करते थे। जहान कमरे में नहीं था। वो बेड की पायती पे आकर बैठ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। बालकनी के दरवाजे पे आहट हुई तो वो फौरन उठने लगी। बैठो बैठो, वो हजरत में कहता आगे आया, कुर्सी से साइड से अपना बैग उठाया और उसे खोलने लगा। हया उठते उठते वापस बैठ गई। तुम सो जाओ, मैं ज़रा काम कर लूँ, उसने लैपटॉप खोलते हुए हया को कहा। लैपटॉप को उसने अपने सामने खोलकर अब वो कुछ सीडीज़ को उलट पलट करने लगा। वो खामोशी से उसे देखे गई। एक सीडी निकालकर जहान ने लैपटॉप में डाली। चंद लम्हे के लिए कुछ देखा, फिर सीडी वापस निकाली, कवर में डाली, फिर लैपटॉप को उठाकर रखा और फिर चौंक कर उसे देखा। वो अभी तक जहान को देख रही थी। उसके देखने पे वो गड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगी। तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन उनको मत बताना। बैग उठाकर जिप बंद करते हुए खड़ा हुआ, उसे कंधे पे डाला और फिर बालकोनी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो मुतफक्कर सी खड़ी भी। कब आओगे? सुबह। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मेरे पास दूसरी चाबी है, उसने मुड़े बगैर कहा और बाहर निकल गया। काश इस वक्त मरियम खानम सुन लेती कि उनके घर के कितनी चाबियां उनके सादतमंद बेटे के पास है। हया ने दरवाज़ा बंद करते हुए जरा सी झुर्री से बाहर देखा। बाहर एक खस्ता हाल जीना था जो घर की पिछली साइड पे उतरता था और फिर बैक डोर की आदत तो उसे हमेशा से थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसे पुश लगाकर चंद गहरी सांसें ली। 24 घंटे, पूरे 24 घंटे बाद हम कैलीस के बॉर्डर पे होंगे। कल की रात बिलाशुबा एक यादगार रात होगी, उसने सोचा था। वो उसकी सोच से भी ज़्यादा यादगार होगी, ये वो नहीं जानती थी। सुबह का सुनहरी दूधियापन कैलीस के खेतों और जैतून के दरख्तों के झुंड पे कतरा कतरा उतर रहा था। वो कमरे में रखी वाहिद कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी बालकोनी के दरवाजे को मुंतजिर देख रही थी। सामने मेज पे नाश्ते के खाली बर्तन पड़े थे। वो काफ़ी देर से इसी पोजीशन में बैठी थी, अजरक के लंबे से कुर्ते पे बालों का ढीला सा जोड़ा बनाए, मुतफक्किर, मुस्तरिब मगर पुरसुकून। दफातन दरवाजे की होल से क्लिक की आवाज़ आई। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला। पट दोनों हाथों से पकड़े जहान ने दबे पांव उसे यूं ढकेला कि उसकी चरचराहट कम से कम हो। अभी आधा खुला था कि उसकी निगाह सामने बैठी हया पर पड़ी। वो शायद उसके आराम की वजह से ऐसे खोल रहा था। उसे जागता देखकर सीधा हुआ और अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। सुबह बखैर, उठ गई? हाँ, कब की? जहान ने अपना बैग बेड पे रखा। वो थका हुआ नहीं लग रहा था, ठीक ही था। शायद रात कहीं और सोया था या शायद नहीं, पता नहीं क्या करता रहा था। क्या खानम आई थी? वो अब अलमारी की तरफ बढ़ा जहाँ
उसके कपड़े रखे थे। हाँ, नाश्ता दे गई थी, मैंने तुम्हारा नहीं बताया। अच्छा, क्या बनाया नाश्ते में? शायद उनके हाथ का जायका उसे बहुत पसंद था, इसलिए ज़रा दिलचस्पी से पूछा। साथ ही अलमारी से कपड़े उलट पलट कर देख रहा था। बोर्क लाई थी, एक मेरा और एक तुम्हारा। तुमने अपना खा लिया? हाँ, और मेरा? उसने कपड़े और तौलिए कंधे पे डाले, बात की तरफ जाते हुए मुड़कर पूछा। तुम थे नहीं, अब वापस क्या करती, इसलिए मैंने वो भी खा लिया। वो जो किसी और ही जवाब की तवक्के में था, बाथरूम की तरफ जाने लगा था, मुड़कर तहीर से उसे देखा। तुमने मेरा नाश्ता भी खा लिया? उसने आराम से सर हिलाया, टांग पे टांग चढ़ाए वो टेक लगाकर मजे से बैठी थी। जहान ने ताज्जुब से उसे देखा। दादा कहते थे कि उनके ज़माने में बीवियां शौहर के आने से पहले खाना नहीं खाती थी। ये तुम्हारे दादा क्या फिरौन के ज़माने के थे? वो मुंह बनाकर बोली। अभी तो गुजरा है उनका ज़माना, अभी भी वही रिवाज है। पता नहीं बड़ों को क्या क्या नॉस्टेल्जिया क्या नॉस्टेल्जिया होता है कि शायद उनका ज़माना ज़्यादा अच्छा था। उसकी बात पे जहान ने अफसोस से ज़रा सा सर झटका। अच्छा सुनो, मरियम खानम के किचन के ऊपर वाले कैंटीन में से कैबिनेट में से दाएं हाथ की तीसरी कैबिनेट खोलोगी तो वहाँ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें पड़ी होंगी, कुछ निकाल लाओ मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह जहान, कल वो किसी के बारे में कह रही थी कि वो सादतमंद लड़का था, कभी बगैर पूछे चीज़ें नहीं लेता था। मैंने कब कहा कि बगैर पूछे लो? तुमने ये भी नहीं कहा कि पूछ के लो। बोर्ग बोर्ग से जी नहीं भरा जो सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रही हो। वो खफकी से कहता बाथरूम चला गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। उसके जाने के बाद हया के लबों पे मुस्कुराहट उमड़। साइड टेबल के पर्दे के पीछे से एक ढकी हुई प्लेट निकाली और फिर ऊपर वाली प्लेट उठाकर जहान का बोर्ग देखा, उसे दोबारा ढका और सामने मेज़ पे रखा। फिर अपना पर्स उठाया, अंदर से पेन और पोस्टिट का छोटा पेन अच्छा फिर अपना पर्स उठाया, अंदर से पेन और पोस्टिट का छोटा सा पैड निकाला। ऊपरी सफ़े पे लिखा, तुम्हारे दिमाग से बोर्ड का ज़्यादा बहुत अच्छा है, और इस नोट को बेड से पढ़ा और फिर ऊपरी प्लेट पे चिपका दिया। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर थी। कुछ देर बाद जहान नीचे आया तो वो दोनों फर्शी नशीत वाले कमरे में बैठी थी। उसे देखकर वो ज़रा सा मुस्कुराया, वही अपनायत भरी मुस्कुराहट। गालिबन बोर्क उसे मिल गया था। वो भी जवाबन मुस्कुराई। दोनों ने कहा कुछ भी नहीं। फिर वो थोड़ी देर बैठकर किसी काम का कहकर बाहर निकल गया। दोपहर में मरियम खानम जब कपड़े धोने के लिए सहन में आई तो वो भी अपना अबाया और स्कार्फ लेकर उधर ही आ गई। अबाया तो वादतन रोज़ ही धोती थी, तुर्की हो या पाकिस्तान। हिजाब का ये मतलब तो नहीं होता कि सफाई ना रखी जाए, बल्कि उसकी सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। वो कभी भी गीले बालों पे स्कार्फ नहीं ओढ़ती थी, और भले अबाया से कपड़े ना नजर आए मगर फिर भी वो इस्त्री शुदा कपड़े पहनती और बाल ठीक से बनाकर ही स्कार्फ लेती थी। आंटी, क्या आपके पास अबाया लोशन है? मेरा लोशन ख़त्म हो गया है। इत्तेफाक से मेरे पास भी नहीं पड़ा हुआ, तुम शैम्पू डाल लो, वो भी ठीक रहेगा। उनकी हिदायत के मुताबिक उसने बाल्टी में थोड़ा सा शैम्पू डाला और हाथ से मिक्स कर दिया। मरियम खानम मशीन में कपड़े डाल रही थी, वो उनके पास आ खड़ी हुई। आंटी, एक बात तो बताएं। पूछो, उन्होंने दौरान मसरूफियत पूछा। जहान कहता है कि कुरान में पहेलियाँ होती हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? देखो बेटा, कुरान बजाते खुद पहेली नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, और ये तो खुद कुरान भी बार बार कहता है। हाँ, तुम कह सकती हो कि कुरान में बहुत सारी पहेलियाँ हैं, मगर आंटी, कुरान पाक तो आसान बनाकर उतारा गया है ना, तो फिर क्या ज़रूरी है कि हम उसकी हर पहेली ढूंढें? नहीं, कुरान आसान बनाकर नहीं उतारा गया, इसमें गौर व फिक्र करना पड़ता है। वो अब मशीन का टाइमर लगा रही थी। लेकिन आंटी, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उसने कुरान को आसान बनाकर उतारा है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कुरान को यसीर बनाकर उतारा है, लेकिन आसान नहीं। यसीर का मतलब आसान नहीं होता। ये तो अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों में उसका तर्जुमा आसान कर दिया जाता है, वरना उसका मतलब आसान नहीं होता। यसर कहते हैं किसी चीज़ को तमाम ज़रूरी लवाजमात से आरास्ता करके उसे रेडी टू यूज़ बना देने को। मगर आंटी, आसान भी तो इसी चीज़ को कहते हैं। वो उलझी। नहीं बेटा, आसान कहते हैं पीस ऑफ केक को, यानी कि किसी को खाने के लिए केक का एक टुकड़ा दे देना। पीस ऑफ केक, टुकड़ा दे देना। और यसीर का मतलब है कि किसी को
अंडा, मैदा, घी, चीनी वगैरह और केक की रेसिपी देकर किचन में भेज देना। सब उसके हाथ में होगा, मगर केक उसे खुद बनाना होगा। अब ये उस पर मुनहसर है कि वो केक बनाता है या इन अशिया से ऑमलेट और मैदे की रोटी बनाकर असल मकसद से हट जाता है। इंसान के लिए वही होता है बेटा जिसकी वो कोशिश करता है। मशीन जोरदार आवाज़ के साथ चल रही थी। उसके अबाया को भिगोए भी काफ़ी देर होने को आई थी, सो उसने बाल्टी से अपना गीला अबाया और स्कार्फ निकाला और सहन के कोने लगे सिंक पर ले आई। आंटी, क्या सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं? नल खोलकर दोनों मुट्ठियों से स्याह हरीर को भीजती वो उससे झाग निकाल रही थी। पानी गटागट की आवाज़ से साथ सिंक के पाइप से नीचे जा रहा था। हाँ, क्यों नहीं? तो फिर वो पीछे क्यों आते हैं? सिंक पे झुके खड़ी कपड़ा भींच भींच कर उसके हाथ दुखने लगे थे। झाग अब जरा कम हुई थी। यानी? उसकी आंटी की तरफ पूछती। वो सिर्फ उनकी आवाज़ सुन सकती थी। यानी कि वो बार बार हमें दिखाई क्यों देते हैं? उसने गीले बाया को गटकरी की सूरत बनाकर दोनों हाथों से निचोड़ा। पानी की धारें बहती गई। तो अच्छा है ना, ऐसे इंसान बार बार माफ़ी मांगता रहता है। फिर एक वक्त आता है कि जब वो उसके गुनाह बदल कर नेकी लिख दिए जाते हैं। लेकिन वो हमारा ताक़ुब ख़त्म क्यों नहीं कर देते? उसके हाथ में अब ठंडा सा अबाया रह गया था। हरीर भी खूब हरीर भी खूब कपड़ा था। उसको घड़े में भी डाल दो तो एक शिकन नहीं पड़ती। गोल मोल करके रख दो, मजाल है जो चमक मानिंद पड़े। सच्चे दिल से तौबा करो तो गुनाह नहीं आते पीछे। उसने तार पे बाया फैलाया और फिर उनके सामने जाकर खड़ी हुई। वो अब मशीन से गीले कपड़े निकाल रही थी। किन अखियों से उसे अपना अबाया हवा से फड़फड़ाता दिखाई दे रहा था। मगर वो कोफ्त तो देते हैं ना, जैसे ये अबाया मुझे कोफ्त दे रहा है। लगता है अभी हवा का तेज झोंका आएगा और ये उड़कर मेरे सारे मंजर पे छाकर उसको तारीक कर देगा। इस बात पे मरियम खानम मुस्कुराई और टोकरी में से एक क्लिप उठाकर उसके अबाए पे लगा दिया। हया पल भर को बिल्कुल ठहर गई। अब नहीं उड़ेगा, भले कितना ही फड़फड़ा ले। दुआ भी दुआ भी एक क्लिप की तरह होती है, और ये गुनाह इसलिए यूं फड़फड़ाते हैं ताकि तुम ये याद रखो, अगर तुम दोबारा इस रास्ते की तरफ गई तो ये क्लिप टूट जाएगा और कपड़ा उड़कर सब पे छा जाएगा। ज़माना इस्लाम में आने के बाद जाहिलियत के सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर गलत रास्ते की तरफ जाने की सूरत में वो पिछले गुनाह जिंदा हो जाते हैं और इंसान को उस पुराने ज़माने जाहिलियत का भी हिसाब देना पड़ता है। तो गुनाह इसलिए हमें दिखाई दे जाते हैं ताकि हम डरते रहें और दोबारा उसकी तरफ ना जाएं। हाँ, और ताकि हम खौफ और उम्मीद के दरमियान अल्लाह ताला को पकड़े रखें। इसी को कहते हैं ईमान। मशीन का ड्रायर बजर बजने लगा। आंटी उसकी तरफ पलट गई। वो बस उनकी पुश्त को देखे गई। तुर्की के खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातें। कैलिस का आसमान स्याह बादलों से ढका था। आज रात उस पर चांद नहीं उतरा था। मकई के खेत सुनसान पड़े थे। हर सू जैतून की रसीली महक और बारिश से पहले की मिट्टी की खुशबू फैली थी। खामोश तारीक रात। जहान ने ब्रेक पे जोर से पाँव रखा। गाड़ी झटके से रुकी। हया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सब्ज शर्ट, नीली जीन्स और माथे पे बिखरे बाल। वो कुछ सोचते हुए विंडो स्क्रीन के पार देख रहा था। क्या हमें इससे आगे पैदल चलना है? उसके सोल पे जहान का अर्तकाज टूटा। उसने चौंक कर हया की तरफ देखा और फिर सर हिलाया। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं। तुम वापस इसी पे आ जाना और इसे खानम के घर छोड़ देना। उसका मालिक वहीं से आकर ले जाएगा। अपनी तरफ का लॉक खोलते हुए वो कहते रुका। आर यू श्योर तुम मेरे साथ वहाँ तक आना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी मजाक की हिस्स इतनी बुरी है कि मैं ऐसी बात मजाक में कहूँगी? वो खफगी से कहती बाहर निकल आई। उसने जहान की हिदायत के मुताबिक अबाया नहीं लिया था ताकि शामी औरतों जैसी ना लगे, और कैलिस की मुकामी औरतों की तरह घुटनों से नीचे गिरता तुर्क फ्रॉक, ट्राउज़र और सर पे खानम का सफ़ेद फूलदार स्कार्फ लिए हुए रखा था कि स्कार्फ माथे पे लपेटकर उसके दोनों कोनों की गर्दन के पीछे ले गई और फिर उनको कंधों के सामने डाल दिया, बिल्कुल कश्मीरी औरतों की तरह। रात के अंधेरे में भी उसका चेहरा दमक रहा था। मैं पहले चलूँगा, जब इस झाड़ी तक पहुँच जाऊँ, उसने झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा।
तब तुम चलना ताकि हमारे दरमियान फासला रहे। हया ने इस बात में सर हिला दिया। वो खामोशी से आगे चला गया। हया ने पलटकर पीछे देखा। वहाँ दूर दूर कुछ बत्तियां दिखाई देती थी। उसने वापस आगे देखा। जहाँ वो जा रहा था वहाँ हर तरफ अंधेरा था। पीछे रोशनी, आगे अंधेरा, अलामती इम्तिजाज। जब वो निशान ज़दा मुकाम तक पहुँच गया तो वो चलने लगी। उसने फिर वही सुर्ख हील पहन ली थी। वो जानती थी कि जहान उससे चिढ़ता है, इसलिए पहनती थी। पाँव का दर्द वैसा ही था, मगर अपना स्याह पर्स पकड़े वो कच्ची पक्की ज़मीन पे हील से बहरहाल ठीक चल रही थी। आसमान पे बादल वक्फे वक्फे से गरजते थे। आज वहाँ चांद नहीं था, आज वहाँ उनका चांद नहीं था। चंद मिनट वो यूं ही चलते रहे। पैर का दर्द उसे फिर से हुआ। उसे पछतावा हुआ, लेकिन जहान को चढ़ाना भी तो था। वो खेत से निकलकर अब खुले मैदान में चल रहे थे। गर्मी जोरों की थी। दूर दूर जैतून के चंद दरख्त नजर आ रहे थे। जहान एक बड़े से दरख्त के पास रुका और मुड़कर उसे देखा। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता था। वो सबक रफ्तारी से चलती उस तक आई। सांस जरा सा फूल गया था। वो देखो, जहान ने दरख्त के उस पार इशारा किया। वो तने की ओट से बदिक्कत देखने लगी। बहुत दूर, 100 मीटर दूर सरहदी बॉर्डर थी। खारदार ऊंची तारे, उसके अंदर अस्तराब बढ़ता गया। दिल की धड़कन सवा हो गई। 2 बजे तक इधर ही बैठते हैं। वो सरगोशी करता तने से टेक लगाकर जमीन पर बैठते हुए बोला। लगता था कि मेजर अहमद बोल रहा है। हया भी उसी के अंदाज में तने से पुश टिकाए अकड़ू बैठ गई। दोनों ने अपने बैग एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में रख दिए। ऊपर से बिजली जोर से चमकी। चांदी लम्हे भर को फैली और फिर सारे में स्याही उतर गई। हया ने सर उठाकर आसमान को देखा। चलिए जी, आज के एपिसोड करते हैं यहीं पे स्टॉप। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।